हेलो एवरीवन। मैं शशांक भारद्वाज एक बार फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन कंपनियों का आगमन। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। वास्को डी गामा प्रथम बार भारत कब आया था? व्हेन डिड वास्को डी गामा फर्स्ट विजिट इंडिया? हमारे ऑप्शन हैं 1496, 1497, 1498 और 1500। तो इस तरह से ये चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, हमें बताना है वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो आंसर हो जाएगा 1498। वास्को डी गामा 1498 में भारत आया था। और किसके साथ भारत आया था? वो आया था गुजराती पथ प्रदर्शक के साथ, जिसका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद के साथ, जो कि एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसके साथ आया था। अब्दुल मजीद के साथ वास्को डी गामा भारत आया था। और कहाँ आया था? ये आया था कालीकट पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? कालीकट। कालीकट पहुंचा था। कब? 20 मई 1498 को। 1498 को वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद के साथ। मैं आपको बता दूं कि वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया था। एक तो 1498 में आया, उसके बाद वो 1502 में आया, ओके, 1502 में आया, और फिर लास्ट आया था वो आया था 5 सितंबर 1524 को। और वो जब थर्ड टाइम तीसरी बार आया था, जब वो तीसरी बार आया था, तब वो पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। क्या बन के आया था? वायसराय बनकर आया था 5 सितंबर 1524 को। और उसके कुछ दिन बाद ही 1524 में ही वास्को डी गामा मर गया था, डाइड हो गया था, ओके, भारत में ही, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? हु बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ पोर्चुगीज कॉलोनी इन इंडिया? हमारे ऑप्शन दिए गए हैं डियाज, वास्को डी गामा, अल्मेडा और अल्बुकर्क। तो इनमें से हमें बताना है कौन था पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय। तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा अल्मीडा। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा इसका पूरा नाम था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में बना, ओके। और इसी ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने इंडियन ओशियन में ये याद रखना आप, इंडियन ओशियन में इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी अल्मीडा ने, ओके। जिसको कहते हैं नीले जल की नीति। नीले जल की नीति, ओके। ये आप याद रखना कि नीले जल की नीति हिंद महासागर में किसने स्टार्ट की थी? वो की थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, ब्लू वाटर पॉलिसी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? हु अमंग द फॉलोइंग वेलकम्ड वास्को डी गामा इन कालीकट? तो हमारे ऑप्शन है गैस्पर कोरिया, जमोरिन, अल्मीडा और अल्बुकर्क। तो उस समय कालीकट का राजा कौन था? वहां राजा था जमोरिन। जमोरिन कालीकट का राजा था, जिसने वास्को डी गामा के कालीकट के तट पर पहुंचने पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था, ओके। उस और अब प्रेजेंट में जो कालीकट का नाम है वो है कोझीकोड। कोझीकोड है नया नाम इसका, ये आप याद रखेंगे, कोझीकोड। और ये केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, केरला, ओके, केरला। और मैं आपको बता दूं, जो केरला का कोस्ट है, जैसे सपोज ये इंडिया का साउथ वेस्टर्न कोस्ट है, तो यहाँ से ये जो कोस्ट है इतना, ये मालाबार कोस्ट कहलाता है। केरला वाला कोस्ट क्या कहलाता है? मालाबार कोस्ट कहलाता है, ओके। तो ये याद रखना। जैसे ये आप देखो कि साउथ वेस्ट कोस्ट है इंडिया की, तो यहाँ से ये केरल वाला जो कोस्ट है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट कहते हैं, ओके, मालाबार कोस्ट लाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया? हमारे ऑप्शन है वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यूज डियाज और अल्मेडा। तो एक बात नोटिस करनी है, यहाँ वास्तविक संस्थापक पूछा है, वास्तविक संस्थापक कौन था, रियल फाउंडर कौन था? तो देखो, वैसे तो पुर्तगालियों की बात करें तो 1498 में वास्को डी गामा आ गया था। उसके बाद हमसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया,
जो पहला गवर्नर जनरल बना 1505 में। लेकिन हमसे जो वास्तविक संस्थापक पूछा है जिसने पुर्तगाली शक्ति को भारत में मजबूत बनाया, वो कौन था? तो वो था अल्बुकर्क। वो कौन था? अल्बुकर्क था, जिसका पूरा नाम क्या था? अफोंसो दी अल्बुकर्क। मैं लिख देता हूं, अफोंसो डी अल्बुकर्क, ए एल अल्बू क्यू यू ई आर क्यू यू ई, ये अफांसो डी अल्बुकर्क उसका पूरा नाम था। ओके, ये 1509 से लेकर के 1515 तक पुर्तगाल का गवर्नर, भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहा। ओके, और जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था वो पहला पुर्तगाली गवर्नर था भारत में। ओके, अब अल्बुकर्क के बारे में मैं बता देता हूं आपको कि भारत में पुर्तगाली प्रदेश शक्ति के रूप में इसने पुर्तगाली राज्य की स्थापना की भारत में। ओके, मतलब कह सकते हैं प्रदेश शक्ति के रूप में, मतलब एक एस्टेब्लिशमेंट जो दिया है पुर्तगाली पावर को भारत के अंदर, वो किसने दिया था? वो दिया था अल्बुकर्क ने ही। पुर्तगाली राज्य की स्थापना इसी ने की थी भारत में, ये आप याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। गोवा को किसने जीता था? ये आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गोवा को किसने जीता था? गोवा को अल्बुकर्क ने जीता था। ये बात आप याद रखेंगे ध्यान से, ठीक है। किस पुर्तगाली ने गोवा को जीत लिया था? तो 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था अल्बुकर्क ने, और वही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भी है। ओके, और मैं आपको एक बात बता देता हूं अल्बुकर्क के बारे में कि अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए और उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के लिए ये बोला कि पुर्तगाली लोगों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करना चाहिए और उनको यहीं बस जाना चाहिए, पुर्तगाली बस्ती बसा लेनी चाहिए, ठीक है। तो इसने क्या बोला था? भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए किसने प्रेरित किया पुर्तगालियों को? भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रेरित किया, विवाह के लिए प्रेरित किया। ये बात भी आप याद रखेंगे। क्यों किया था? क्योंकि जैसे जैसे भारतीय महिलाओं से पुर्तगाली लोग शादी करेंगे तो वो यहाँ स्टैब्लिश होते जाएंगे और पुर्तगाली लोग यहाँ बढ़ते जाएंगे, तो पुर्तगाली शक्ति का डेवलपमेंट होगा भारत में। ओके, ये सारे पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड द पोर्चुगीज बिल्ड द फर्स्ट फोर्ट? तो हमारे ऑप्शन है कोचीन, गोवा, कन्नूर, पांडिचेरी। तो इनमें से बताना है कहां, किस स्थान पर, इन चारों स्थानों में से जो ऑप्शन में दिए गए हैं, इन चारों स्थानों में से कहां पर पुर्तगालियों ने भारत में पहला दुर्ग या पहली फैक्ट्री कहां स्टैब्लिश की थी? तो वो स्टैब्लिश की थी कोचीन में। ओके, कोचीन में स्टैब्लिश की थी, ये बात आप याद रखेंगे। और कोचीन में कौन से ईयर में? 1503 में, 1503 में स्टैब्लिश की थी। आप ये भी कह सकते हैं कि यूरोपियंस ने पहली फैक्ट्री भारत में कहां स्टैब्लिश की थी? तो कोचीन में, क्योंकि वो यूरोपियंस पोर्चुगीज ही थे, पुर्तगाली ही थे। उन्होंने 1503 में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। और ये किसके सहयोग, किसने लगाई थी? अल्बुकर्क द्वारा लगाई गई थी। ये भी अल्बुकर्क, मैं हिंदी में नाम लिख रहा हूं, इंग्लिश में बहुत लंबा हो जाता है इसका नाम लिखना। अल्बुकर्क ने स्टैब्लिश की थी, लेकिन उस समय जो अल्बुकर्क था गवर्नर नहीं था, गवर्नर ये बना था 1509 में बना और 1515 तक रहा, ठीक है। 1505 में 1509 तक के लिए गवर्नर कौन बना था? वो बना था अल्मीडा बना था, ठीक है। अल्मीडा गवर्नर था 1505 में। उसके बाद अल्मीडा जो था वो पहला पुर्तगाली गवर्नर था भारत में, ठीक है। उसके बाद अल्बुकर्क बना था, ये आप याद रखेंगे। पहले फर्स्ट कौन था? फर्स्ट था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और दूसरा कौन था? ये था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 तक रहा। तो जो कोचीन में फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश की गई थी यूरोपियंस की या पुर्तगालियों की, जो पोर्चुगीज की फर्स्ट फैक्ट्री थी, वो 1503 में अल्बुकर्क द्वारा स्टैब्लिश की गई थी। लेकिन ये बात याद रखनी है कि उस समय अल्बुकर्क गवर्नर नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? Who made Hooghly a base for sea looting in the Bay of Bengal? ओके, तो वो किसने बनाया था? हमारे ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने, अंग्रेजों ने। तो
मतलब पोर्चुगीज, फ्रेंच, डेनमार्क और ब्रिटिशर्स। ये किसने बनाया था? तो वो बनाया था, हुगली को अड्डा किसने बनाया था बंगाल की खाड़ी में लूटपाट के लिए? पोर्चुगीज ने, पुर्तगालियों ने बनाया था। ये बात आप याद रखेंगे। ओके, और ये मैं बता देता हूं, ये हुगली जो नाम आ रहा है, हुगली नाम आ रहा है, ये रिवर है। और ये कहाँ है? ये वेस्ट बंगाल में हुगली रिवर है, और हुगली डिस्ट्रिक्ट भी है। हुगली वेस्ट बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट भी है, ये आप याद रखेंगे। और हुगली नदी के किनारे ही, हुगली नदी के किनारे ही कलकत्ता शहर बसा हुआ था। ओके, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, वेस्ट बंगाल में एक रिवर भी है हुगली, और एक डिस्ट्रिक्ट भी है, और उसी में हुगली रिवर के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ था, इसी के पूर्वी तट पर बसा हुआ था। ठीक है, और मैं आपको यहाँ की कलकत्ता की एक फेमस बात बता देता हूँ कि कलकत्ता और हावड़ा जो दो शहर हैं, दो डिस्ट्रिक्ट हैं वेस्ट बंगाल के, उनको जोड़ते हुए एक ब्रिज बनाया हुआ है जिसका नाम है हावड़ा ब्रिज। क्या नाम है? हावड़ा ब्रिज, जो कि एक कैंटिलेवर ब्रिज है। ठीक है, लोहे के पाइपों से, लोहे के गर्डर से बना हुआ पुल है, उसमें बीच में कोई पिलर विलर नहीं है, बहुत ही यूनिक है वो अपने टाइप का। तो हावड़ा ब्रिज किसको जोड़ता है? कलकत्ता से हावड़ा को जोड़ता है। ओके, और एक खास बात यह है कि ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, बहुत ही स्पेशल है। अंग्रेज इस ब्रिज को बनाते वक्त ये ध्यान रखना चाहते थे कि ये हुगली नदी के ऊपर बना है, ये बना है हुगली हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है। और हुगली नदी उस समय व्यापार का मुख्य केंद्र थी, जिससे कलकत्ता शहर तक, अंदर तक आया जाता था। बंगाल की खाड़ी से एंट्री करके हुगली नदी में कलकत्ता तक पहुंचते थे। अब इसके ऊपर बना दिया गया हावड़ा ब्रिज, और अगर ब्रिज में बीच में रिवर में अगर पिलर वगैरह आएंगे तो शिप चलने में प्रॉब्लम आएगी। तो वो लोग ये चाहते थे, उस समय ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि ऐसा ब्रिज बनाया जाए जिसमें कोई पिलर वगैरह ना हो, तो शिप वगैरह जाने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कैंटिलीवर ब्रिज बनाया। ओके, और इसका नाम 14 जून 1965 में बदल दिया गया था। और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे कि हावड़ा ब्रिज का नाम 14 जून 1965 में बदलकर क्या कर दिया गया था। लेकिन ये अभी तक ज्यादा फेमस हावड़ा ब्रिज के नाम से ही है। जब भी कभी आप कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें हावड़ा ब्रिज का सीन दिखा देते हैं। ये लोहे का बना हुआ पुल है अंग्रेजों के टाइम का। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ये बताना है कि हावड़ा ब्रिज का नाम जो 14 जून 1965 में बदल दिया था, तो वो क्या कर दिया गया था उसके बाद। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कलकत्ता? तो हमारे ऑप्शन है चार्ल्स आयर, जॉब चॉर्नॉक, गैरोल्ड अंगियार और विलियम्स नॉरिस। तो इन चारों में से बताना है कलकत्ता का संस्थापक कौन था। तो कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चॉर्नॉक। जॉब चॉर्नॉक कलकत्ता का संस्थापक था। उसने क्या किया था? उसने 1690 में 3 गांवों को मिला करके कलकत्ता की स्थापना की थी। और वो 3 गांव कौन से थे? वो थे कालीकता, नंबर 1, नंबर 2 गोविंदपुर, और सूतानती। इन तीनों को सूतानती, NATI है ये, सूतानती। इन 3 गांवों को मिला करके जॉब चॉर्नॉक ने 1690 में कलकत्ता नगर की स्थापना की थी। ओके, और मैं आपको बताता हूं कि कलकत्ता को कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ये आप याद रखना, कलकत्ता को क्या बोला जाता है? कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं पहला, कि जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था, यहां मुझे याद आ रहा है, फर्स्ट गवर्नर कौन था बंगाल का? ठीक है, वो कौन था? वो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव, इसको आप रिमाइंड कर लेंगे। इन ऐसे क्वेश्चंस को भी याद करते जाना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, किसी भी एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं। तो कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता था कलकत्ता को। फर्स्ट गवर्नर कलकत्ता का रॉबर्ट क्लाइव था। ओके, और अगर मैं बात करूं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। वारेन हेस्टिंग्स
कलकत्ता के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ओके, तो ये बातें आपको याद रखनी है। कलकत्ता शहर की स्थापना, कलकत्ता नगर की स्थापना जॉब चॉर्नॉक ने 1690 में 3 गांवों को मिलाकर के की थी, जिनका नाम कालीकता, गोविंदपुर, सुल्तानती था। और कलकत्ता को कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। फर्स्ट गवर्नर कलकत्ता के रॉबर्ट क्लाइव थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज रिसीव्ड द फर्स्ट चार्टर ऑफ ट्रेड इन इंडिया? तो किस कंपनी को मिला था भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र? तो हमारे ऑप्शन है लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू इंडीज और ओस्टेड कंपनी। तो हमारे मन में एकदम से ये याद आता है कि सबसे पहले व्यापार करने को तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। सबसे पहले जो व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र मिला था वो मिला था लिवेंट कंपनी को। ये आप याद रखेंगे, लिवेंट कंपनी को सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र मिला था। ये बात आप याद रखेंगे। ये ब्रिटिश कंपनी थी और हाँ मैंने लिखा, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है कि ब्रिटिश कंपनी, किस ब्रिटिश कंपनी को अधिकार पत्र मिला था? तो वो लिवेंट कंपनी है। मैं आपको बता देता हूं, लिवेंट कंपनी को 1593 में लैंड रूट से व्यापार करने की परमिशन मिली थी। ओके, लैंड रूट से व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला था 1593 में लिवेंट कंपनी को, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, पहले लिवेंट कंपनी को। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सब लोग ईस्ट इंडिया कंपनी आंसर इसका लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लिवेंट कंपनी आंसर लगाएंगे। 1593 में लैंड रूट से लिवेंट कंपनी को व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला था। ओके, और फिर मैं आपको बता देता हूं, 31 दिसंबर 1600 में क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सी रूट से व्यापार करने की परमिशन दी थी। ये आप याद रखेंगे। 31 दिसंबर 1600 को जो क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की परमिशन दी थी वो सी रूट से दी थी। ओके, ये आप बात याद रखेंगे। और कितने वर्षों के लिए व्यापार करने की परमिशन दी थी क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों के लिए व्यापार? शुरू में 15 वर्ष की परमिशन, 15 इयर्स की परमिशन मिली थी। ये बात भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो परमिशन मिली थी वो कितने वर्षों के लिए मिली थी? 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए परमिशन मिली थी। ओके, एलिजाबेथ से। ठीक है, अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, जनरली ये ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका नाम शुरुआत से नहीं था। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम था वो बड़ा लंबा सा नाम है, मैं आपको बता देता हूं। वो था, लिख देता हूं, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। ये नाम था। ये कंपनी जो नाम लिखा हुआ है, द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ये नाम था। शुरुआत में जो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे ब्रिटिशर्स, 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन लेकर के सी रूट से आए थे, उस कंपनी का नाम ज्वाइंटली ये था। लेकिन बाद में 1833 के चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट में इसका नाम बदल करके ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया था। सुपर इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, मतलब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो व्यापार करती थी, उसका ईस्ट इंडिया कंपनी नाम कौन से चार्टर एक्ट के तहत पड़ा था? क्योंकि शुरुआत में तो नाम उसका क्या था? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज था। बाद में बदल के उसको ईस्ट इंडिया किया 1833 के चार्टर एक्ट में। ओके, ये बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन? लंदन में जब कंपनी बन रही थी ईस्ट इंडिया, तो भारत में कौन बादशाह था? सीधे शब्दों में पूछा गया है। हमारे ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो आप लोग सोच रहे होंगे, तो देखो 1599 में ये फॉर्मेट हुआ था इंग्लैंड में फॉर्मेशन हो रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1600 में परमिशन लेकर के भारत आएंगे। तो अब आप समझो कि जब 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी ये बनने जा रही है, तो भारत में बादशाह कौन है? आप लोगों को याद होगा कि अकबर का जो टाइम पीरियड था भारत में, वो था कब से कब तक था? वो था 1556 से लेकर के 1605 तक।
तो अब आप अंदाजा लगाओ, जब अकबर का टाइम पीरियड ये है 1556 से 1605 तक, और 1599 में जब ईस्ट इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है, तो सीधी सी बात है अकबर भारत में उस समय मुगल सम्राट होगा। जब इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में बादशाह कौन था? अकबर था। ये बात आप याद रखेंगे अच्छे से एकदम, ठीक है। अब ये याद रखना कि ये जो 1599 में कंपनी बनी थी, ये सितंबर की बात है, सितंबर 1599 में कुछ व्यापारियों ने यहाँ लॉर्ड मेयर, मैं आप एक नाम बताना चाहूंगा, लॉर्ड मेयर, ऐसे करके लिखूंगा मैं इसको, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ईस्ट इंडीज आइसलैंड में व्यापार करने की योजना तैयार की गई थी। किसकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में मीटिंग की गई थी इंग्लैंड में, सितंबर 1599 में इंग्लैंड में, जिसमें भारत, ये साउथ ईस्ट कंट्रीज में, आइसलैंड में व्यापार करने की परमिशन मिली थी। ओके, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो व्यापार करने आ रही थी उस समय भारत और उसको दक्षिण पूर्व के देशों में, आइलैंड में, वो क्या थी? वो ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। क्या थी? ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ये बात आप याद रखेंगे, वो क्या थी? ब्रिटिश ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी। ओके, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था, ईस्ट इंडिया देखो स्टैब्लिश तो ये 1600 में परमिशन लेकर के आ गई थी भारत, अब व्यापार करने आ गए थे। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कब एंड हुआ था भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल एंड हुआ था वो भारत में कब हुआ था, तो सीधी सी बात है, आप लोगों को 1857 के रिवॉल्यूशन की मैंने बताया था कि 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ड्यूरिंग विच मुगल एम्परर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश द फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया? तो हमारे ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो क्वेश्चन का मेन थीम है कि किस सम्राट के काल में पहला कारखाना स्थापित किया गया भारत में। तो अकबर के टाइम में तो आए थे, और 1605 में अकबर का शासन खत्म हो गया, तो उसके बाद अकबर के बाद शासन शुरू हुआ जहांगीर का। तो सीधी सी बात है, जहांगीर के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। ये बात आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले अस्थाई कारखाना, टेम्परेरी बनाया था, अस्थाई फैक्ट्री बनाई थी, मतलब टेम्परेरी फैक्ट्री 1611 में। कहाँ बनाई थी? ये बनाई थी मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम में बनाई थी। ये आप याद रखेंगे, इसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, मछलीपट्टनम भी इसी का नाम है, मछलीपट्टनम, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। और पहली परमानेंट फैक्ट्री स्थायी रूप से कहाँ स्टैब्लिश की थी? वो की थी 1613 में सूरत में, ये मेन जगह है, सूरत में स्टैब्लिश की थी। ओके, और ये सूरत में काफी इंपॉर्टेंट रहा है ये प्लेस। तो मैं आपको बता देता हूं कि इंग्लिश ने, डच ने और फ्रांस ने कब कब सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश की। तो सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने का जो ईयर है सब का अलग अलग यूरोपियंस का, तो इंग्लिश का सबसे पहले, इंग्लिश का आपको पता चल गया, ब्रिटिशर्स का, उन्होंने 1613 में सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाई। और फिर डच का बता देता हूं, डच ने लगाई कब? 1616 में डचों ने सूरत में फैक्ट्री लगाई। और फ्रांसीसियों ने, फ्रेंच ने कब लगाई थी? फ्रेंच ने लगाई थी 1668 में, ठीक है। तो इस तरह से सूरत में अलग अलग यूरोपियंस पावर की फैक्ट्री का एस्टैब्लिश करने का जो क्रम है वो मैंने आपको बताया है। ओके, तो पहली जो फैक्ट्री लगाई गई थी स्थायी सूरत में लगी थी। ओके, और किसके टाइम में लगी थी? जहांगीर के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? वेयर डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया इन 1613? तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, वो कहां की थी? सूरत में एस्टैब्लिश की थी अपनी पहली फैक्ट्री। ओके, तो सूरत ही वो पहला भारतीय नगर था जहां से अंग्रेजों ने भारत एवं पूर्वी देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कहां से रखी थी? ब्रिटिश साम्राज्य की नींव सूरत से ही रखी थी, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव यहीं से रखी, और उसी के बाद से भारत और पूर्वी देशों में अंग्रेजों ने अपनी एक्टिविटीज को किया। और मैं आपको बताता हूं कि
ये फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बार बार प्रयास कर रहे थे, तो कैसे किया था इन्होंने? जेम्स फर्स्ट के थ्रू एक अपने 1608 में एक राजदूत को भेजा, एक दूत को भेजा था जिसका नाम था विलियम हॉकिंस। ये जेम्स फर्स्ट का राजदूत बन करके भारत आया था, 1608 में भारत आया था और इस 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ठीक है, और ये जो विलियम हॉकिंस आया था ये समुद्री मार्ग से आया था, सी रूट से आया था। और किस पानी, जब सी रूट से आएगा तो पानी के जहाज से आएगा और इसके पानी के जहाज का नाम था हेक्टर। ये बात आप याद रखेंगे कि जो ये ब्रिटिशर्स आए थे सबसे पहले, जो ब्रिटिशर्स राजदूत आया था तो किस जहाज से आया था? वो विलियम हॉकिंस हेक्टर से आया था जिसका नाम क्या था? रेड ड्रैगन। ये भी आप याद रखेंगे, मैं बता देता हूं, ये ब्रैकेट है, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन उस जहाज का नाम था, पानी के जहाज का नाम था जिससे ये विलियम हॉकिंस आया था, रेड ड्रैगन से। ठीक है, और कहाँ आया था ये सूरत में ही आया था, गुजरात में। सूरत, गुजरात, सूरत में आया था, गुजरात में। ठीक है, विलियम हॉकिंस। इसके बाद 1615 में जहांगीर के दरबार में थॉमस रो आया था। थॉमस रो या थॉमस रो, थॉमस रो। ओके, ये बात आप याद रखेंगे। और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे। ध्यान से सुन लीजिएगा क्वेश्चन कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था, ध्यान से बताइएगा, स्पेशल है क्वेश्चन। ठीक है, और वो कौन से वर्ष में आया था, किस ईयर में वो भारत आया था। एक बार दोबारा बोल देता हूं, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था और वो किस किस ईयर में आया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे किससे लिया था? फ्रॉम whom डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टेक बॉम्बे? तो ये लिया, हमारे ऑप्शन है डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिसों से, पुर्तगालियों से। तो डच, फ्रेंच, डेनिस, पोर्चुगीज, इनमें से किससे लिया था बॉम्बे? बॉम्बे लिया गया था, देखो, डच से नहीं लेंगे, डच पहले नहीं आए थे, फ्रांसीसियों से नहीं लेंगे, डेनिस से, पोर्चुगीज, पोर्चुगीज से लिया गया था। ठीक है, बॉम्बे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अंग्रेजों ने किससे लिया था? देखो, अंग्रेज तो ऑप्शन में है, ब्रिटिशर्स तो है नहीं क्योंकि बाकी चार पावर दे रखी हैं। यूरोपियंस तो पुर्तगालियों से लिया था, पुर्तगालियों से लिया था। ठीक है, अब इसका लेने का क्या प्रोसीजर था ये भी मैं आपको बता देता हूं कि 1662 में, 1662 में चार्ल्स सेकंड जो ब्रिटेन का राजकुमार था, चार्ल्स सेकंड की शादी पोर्चुगीज प्रिंसेस किससे हुई थी? कैथरीन से हो गई थी। किससे हो गई थी? कैथरीन से, कैथरीन से शादी हो गई थी। कैथरीन से शादी हो गई थी, जो पुर्तगाली राजकुमारी थी उसकी। चार्ल्स सेकंड जो ब्रिटिश प्रिंस था उससे शादी हो गई। अब इन्होंने क्या किया, बंबई पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया प्रिंस इसको, चार्ल्स सेकंड को। अब इस चार्ल्स सेकंड ने 10 पौंड वार्षिक किराए पर, 10 पौंड वार्षिक मतलब एक ईयर का केवल 10 पौंड किराया लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। ठीक है, ये बात आप याद रखना कि 1662 में जब पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन की शादी ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स सेकंड से हो गई थी, तो पुर्तगालियों ने ये इंग्लैंड के राजा चार्ल्स को 10 ये दहेज में दे दिया। बंबई का जो पोर्ट होता है, स्पेशली बंबई वर्ड यूज करूंगा, बंबई का पोर्ट, ये दे दिया दहेज में चार्ल्स सेकंड को। और उस चार्ल्स सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पौंड वार्षिक किराए के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया इसका कार्यभार कि 10 पौंड आप हमें देते जाओ पूरे साल के और ईस्ट इंडिया कंपनी आप होल्ड कर लो बॉम्बे को। ओके, तो इस तरह से ये याद रखना, इस तरह से ये बंबई मिल गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, क्योंकि पुर्तगालियों ने दहेज में दिया था ये इंग्लैंड को अपनी बेटी के उपहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम इंडिया बाय औरंगजेब? तो किस गवर्नर को औरंगजेब ने भारत से भगा दिया था? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, अंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर और सन निकोलस वेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने, जो कि अंग्रेज गवर्नर था, भारत से निष्कासित कर दिया था। क्या वजह रही कि इसको भगा दिया यहां से?
तो 1688 की बात है कि बंबई के एक अंग्रेज गवर्नर, जिसका नाम यहां लिखा हुआ है सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन चाइल्ड, ये लिखा हुआ है सर जॉन चाइल्ड, इन्होंने क्या किया कि जो वेस्टर्न कोस्ट है और बॉम्बे से हज जाने वाले जो शिप थे, यानी कि हज मक्का को जो जाने वाले यात्री थे, उनको बंदी बना लिया। ठीक है, हज जाने वाले जो मक्का को जाने वाले यात्री थे, हज जा रहे थे, उनको बंदी बना लिया, उनको हज जाने से रोका। अब ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब नाराज हो गया। तो उसने कहा कि भाई ऐसे हज जाने से कैसे रोक सकता है सर जॉन चाइल्ड ये, और इसको प्रताड़ित, अब ये जब औरंगजेब को बात पता चली तो औरंगजेब ने इसको सर जॉन चाइल्ड को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, इसको उससे माफी मांगनी पड़ी और इसको निष्कासित कर दिया। ठीक है, इसको निष्कासित कर दिया, एक्सपेल्ड कर दिया था। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, क्योंकि इसने हज जाने वाले यात्रियों को एक तरह से गिरफ्तार कर लिया था और उनके प्रतिबंध लगा रहा था, ये यात्रियों को बंदी बना रहा था। तो इसलिए औरंगजेब ने इसको पहले बहुत डांटा, धमकाया, डराया और इसको फिर भारत से भगा दिया, और इसने औरंगजेब से माफी भी मांगी। तो आप याद रखेंगे, मक्का जाने वाले यात्रियों को रोक रहा था, बंदी बना रहा था सर जॉन चाइल्ड, जिसकी वजह से औरंगजेब ने इसको निष्कासित कर दिया भारत से। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? द बैटल ऑफ कर्नाटक वाज फॉट बिटवीन, तो वो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठा, हैदर अली और मराठा। मतलब इंग्लिश फ्रेंच के बीच, इंग्लिश डच के बीच, इंग्लिश मराठा के बीच और हैदर अली और मराठा के बीच। तो मैं आपको बता देता हूं, जो कर्नाटक वार है वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ी गई थी, ये याद रखेंगे, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच हुई थी कर्नाटक वार, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। एक और इससे जुड़ी हुई मैं आपको बात, इंग्लिश और फ्रांस से जुड़ी हुई एक वार के बारे में बताता हूं, जिसका नाम है बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ वांडीवास, ये भी आप याद रखेंगे, बैटल ऑफ वांडीवास, ये बहुत ही डिसिसिव बैटल है। 1760 में ये हुई थी। इंग्लिश, ये भी इंग्लिश और फ्रेंच के बीच हुई थी, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुई थी। क्यों? ये बड़ी ही निर्णायक लड़ाई साबित हुई। ये निर्णायक ये हुआ कि इसमें जो विक्ट्री हुई, किसकी विक्ट्री हुई? इंग्लिश जीत गए थे, इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे, और फ्रेंच ने अपना सब बोरिया बिस्तर लपेट लिया था इस बार के बाद। इस बार के बाद फ्रेंच जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर छोड़ दी थी भारत से, और सारी पावर इंग्लिश के पास, ब्रिटिशर्स के पास आ गई थी। तो फ्रांस का जो खात्मा हुआ भारत से, एडमिनिस्ट्रेशन से, वो किस बैटल के बाद हुआ था? बैटल ऑफ वांडीवास 1760 के बाद। ठीक है, यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर छोड़ करके फ्रेंच चले गए। ओके, ये डिसिसिव बैटल थी भारत में, जिसमें अंग्रेज जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड, किसके शासन काल में हुई थी, ये पूछा गया है। तो हमारे ऑप्शन है, इन द रेन ऑफ लुई 14, इन द रेन ऑफ लुई 15, इन द रेन ऑफ लुई 13, इन द रेन ऑफ लुई 16। तो वो हुई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का किसके शासन काल में स्टैब्लिश हुई थी? इन द रेन ऑफ लुई 14, लुई 14 के टाइम में, लुई 14 के शासनकाल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और वो कब हुई थी? 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, सूरत में इन जगह थी। ठीक है, सूरत में पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों ने 1668 में लगाई थी। देखो 64 में तो वो भारत ही आए, और 1668 में वो अपनी फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश करेंगे। ओके, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो राज्य द्वारा ही बनाई गई थी, और राज्य इसका खर्च करता था। मतलब जो फ्रांस राजा के द्वारा ही बनवाई गई थी, और राजा ही, मतलब जो फ्रांस मतलब स्टेट पावर जो थी, जो राजा के हाथ में थी, वो इसका खर्चा उठाती थी। ये बात भी आप याद रखेंगे। ओके, तो 1668 में सूरत में फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, ये बात आप याद रखेंगे। ओके, मैंने अभी एक लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, कि किसी क्वेश्चन में बताया था कि अंग्रेजों ने 1613 में लगाई सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री, इंग्लिश ने। ठीक है, और फिर डचों ने 1616 में लगाई, डचेस ने, और फिर 1668 में ये लगा रहे हैं फ्रेंच, सूरत में अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं। ठीक है, ये सूरत में फैक्ट्री लगाने का सीरीज भी आप याद रखें, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियंस कम लास्ट एज ए ट्रेडर इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया? तो भारत आने वाली सबसे लास्ट में कौन यूरोपियन पावर थी? तो ये
हमारे ऑप्शन है डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी और पोर्चुगीज। तो जैसे हमें मालूम है तो सबसे पहले तो पोर्चुगीज आए थे, पोर्चुगीज आए थे सबसे पहले। ओके, और उनका आने का ईयर क्या था? अब मैंने बताया वास्को डी गामा कब आया था, 1498 में आया था। पोर्चुगीज के बाद कौन आया? पोर्चुगीज के बाद डच आए, डच आए। पोर्चुगीज मतलब पुर्तगाली लोग। डच कब आए? डच आए 1605 में आए। ओके, और उसके बाद डच के बाद कौन आए? डच के बाद ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिश आए। डच के बाद ब्रिटिश आ रहे हैं। ब्रिटिश कौन से ईयर में आ रहे हैं? 1608 में। विलियम्स को भेज दिया, विलियम हॉकिंस को। और ब्रिटिश के बाद कौन आए? ब्रिटिश के बाद डेनिस आए। डेनिस, डेनिस कौन से ईयर में आए? डेनिस आए 1616 में, 1616 में। और डेनिस के बाद लास्ट में सबसे कौन आ रहा है? वो आ रहे हैं फ्रेंच आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? फ्रेंच, फ्रांसीसी आ रहे हैं। फ्रांसीसी कब आए? 1664 में। तो ये था यूरोपियंस कंपनी का भारत में आने का क्रम। सीरियल, किस सीरियल से? देखो पांचों पावर लिखी है। सबसे पहले पोर्चुगीज 1498 में, डच 1605 में, ब्रिटिश 1608 1608 में, डेनिश 1616 1616 में, और फ्रेंच 1664। इस तरह से ये आए। तो सबसे लास्ट में हमसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियंस केम लास्ट एज ए ट्रेडर इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। तो वो कौन सी पावर थी? फ्रांसीसी। फ्रांसीसी सबसे लास्ट आए थे भारत व्यापारियों के रूप में। ओके, और उन्होंने बैटल ऑफ वांडीवास से अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी खो दी थी। ठीक है, इंग्लिश पावरफुल हो गए थे बैटल ऑफ वांडीवास के बाद। ये बात आप याद रखेंगे। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे कि वास्को डी गामा की समाधि कहां पर है। ये भी आप मुझे बताएंगे, वास्को डी गामा की समाधि कहां पर है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।